आज एक बार फिर चंद्रापीठ कथा का हिंदी रूपांतरण जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसकी दूसरी कड़ी, उसका दूसरा भाग आज प्रस्तुत करेंगे। इस कड़ी में, इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि पहले भाग में आपने देखा कि विदिशा के राजा शूद्रक जब अपनी सभा में बैठा हुआ था, उसी सभा मंडप में बैठे हुए राजा के समक्ष एक चांडाल कन्या तोते को लेकर उपस्थित होती है। तोता मनुष्य की बाणी में बोलता है। इससे राजा को आश्चर्य होता है और राजा उस तोते के जीवन वृत्त के विषय में जानना चाहते हैं और उस तोते से अनुरोध करते हैं कि वह अपना सारा जीवन वृत्त बताए। तोता कहता है कि महाराज, कथा बहुत लंबी है, आपको जिज्ञासा है तो सुनिए। वह बताता है कि मध्य भारत में विंध्य नाम की घनघोर जंगल है, विंध्याटवी है। उसी में एक एरिया है वन का जिसका नाम दंडक वन है। वहीं गोदावरी नदी के किनारे एक आश्रम है और वहीं पास में आश्रम के एक पंपा सरोवर है। पंपा सरोवर के पश्चिमी किनारे पर सेमर का वृक्ष था। तमाम पक्षी उसमें निवास करते थे। उसी में इसका पिता भी इसके साथ रह रहा था। एक दिन एक बूढ़ा भील आता है, इसके पिता को मौत के घाट उतार देता है। सूखे पत्ते के पिता के पंखों से चिपटा हुआ सूखे पत्ते के ढेर पर गिरने के कारण यह बच गया। हारित नाम का मुनि कुमार, जो जाबाल ऋषि का पुत्र है, सरोवर के पास स्नान करने के लिए आता है और उसको लेकर जाबाल मुनि के आश्रम में जाता है। सभी ऋषि मुनि उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि तुम इस तोते को कहाँ से लाए। इसी बीच जाबाल मुनि बोल पड़ते हैं कि यह तोता अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहा है। जाबाल मुनि के ऐसा कहने पर वहाँ उपस्थित ऋषियों का समूह उनसे अनुरोध करता है कि हे ऋषिवर, बताइए यह तोता किस पाप कर्म का फल भोग रहा है। ऋषि कहते हैं कि आप लोगों को जिज्ञासा है तो सुनिए। अब ऋषि अभी तक तोता राजा से बता रहा है, अब आगे की जो कथा होगी, यह ऋषि जाबाल उन उपस्थित मुनि समूह को बता रहे हैं। और उसी समय यह तोता भी, क्योंकि भले तोते के रूप में है लेकिन उसका ज्ञान, उसका मनुष्य की बाणी, ये सब उसके पास है। तोता इस जाबाल मुनि के मुख से सुनी गई कथा को आगे शूद्रक को बताता है। उसी बताने के क्रम में अब आगे जो तोता राजा शूद्रक से बता रहा है, वही जाबाल मुनि के मुख से सुनी गई कथा को ही बताता है। अब महर्षि जाबाल कहते हैं कि सारे संसार में सबसे सुंदर और देवलोक, स्वर्गलोक की शोभा को जीत लेने वाली उज्जैनी प्रदेश में, अवंती प्रदेश में उज्जैनी नाम की एक नगरी है। उसी नगरी में एक तारापीठ नाम का अत्यंत प्रसिद्ध राजा हुआ। उस राजा का एक सबसे बहुत कुशल मंत्री था सुकनास, जो नीति शास्त्र में पारंगत था। राजा सुकनास के कंधे पर अपने सारे राज्य का भार डालकर स्वयं सुखपूर्वक युवावस्था का आनंद लेने लगा। लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद भी उस राजा तारापीठ को कोई संतान नहीं हुई। तब विलासवती जो रानी थी, तारापीठ की पत्नी थी, एक बार भगवान महाकाल के पूजन के लिए गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उज्जैनी में ही
भगवान महाकाल का मंदिर है। तो वहीं रानी विलासवती महाकाल की पूजा के लिए गई थी। वहाँ महाभारत की कथा चल रही थी। उसी कथा में विलासवती सुनती हैं कि पुत्रहीन मनुष्य को गति की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे स्वर्ग आदि प्राप्त नहीं होता। तभी से रानी विलासवती देवताओं की आराधना, ब्राह्मणों की पूजा और बड़े बूढ़ों का स्वागत सत्कार और बड़े श्रद्धा भाव से करने लगी। सबके प्रति, बड़े बूढ़ों के प्रति श्रद्धा रखने लगी। इसी बीच कुछ समय बीतने पर राजा ने स्वप्न में रात्रि के पिछले माने अंतिम पहर में एक स्वप्न देखा, जिसमें पूर्ण चंद्रमा को विलासवती के मुंह में प्रवेश करते हुए देखा। राजा तारापीठ स्वप्न देखते हैं कि जैसे चंद्रमा रानी विलासवती के मुंह में प्रवेश कर रहा है। जब सुबह राजा जागते हैं और तुरंत ही अपने मंत्री सुकनास को बुलाते हैं और अपने उस सपन वाली बात को मंत्री को सुनाते हैं। मंत्री प्रसन्न होकर कहे कि राजन, बहुत दिनों के बाद हम लोगों एवं प्रजा की अभिलाषा पूर्ण हुई। हे राजन, बहुत दिनों के बाद हम लोगों की और प्रजा की अभिलाषा पूर्ण हुई। आप थोड़े ही दिनों में निश्चय ही पुत्र के मुख दर्शन का सुख प्राप्त करेंगे। थोड़े ही दिन बाद आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और मंत्री बताते हैं कि हे राजन, आज मैंने भी स्वप्न देखा जिसमें दिव्य और शांत मूर्ति वाला एक ब्राह्मण के द्वारा देवी मनोरमा की गोद में खिला हुआ श्वेत कमल रखा गया। मंत्री बताते हैं कि मैंने स्वप्न देखा, एक दिव्य और शांत मूर्ति वाला एक ब्राह्मण आता है। वह देवी मनोरमा, जो कि मंत्री सुकनास की पत्नी हैं, कि गोद में एक खिला हुआ श्वेत कमल का फूल रखता है। यह बात सुकनास देखा, मंत्री सुकनास। और मंत्री कहते हैं कि प्रायः रात के अंतिम पहर में देखा गया स्वप्न सत्य होता है। कहते हैं कि अवितथ फलाश्च प्रायः निशावसान समय दृष्टा भवन्ति स्वप्नाः। कहते हैं कि प्रायः रात के अंत में अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न अवश्य ही फल देने वाले होते हैं, सफल फल वाले होते हैं। इतनी बात होती है। तब धीरे धीरे कुछ दिन बीतने पर देवताओं की कृपा से विलासवती ने गर्भ धारण किया और धीरे धीरे बढ़ते हुए गर्भ वाली प्रसव का समय पूरा होने पर शुभ घड़ी में उस रानी विलासवती ने सारे संसार को आनंदित करने वाले पुत्र को जन्म दिया। रानी गर्भवती हुई, धीरे धीरे गर्भ बढ़ा, गर्भस्थ शिशु बढ़ा और उचित समय आने पर रानी ने पुत्र रत्न को उत्पन्न किया। ज्योतिषियों द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त में सुकनास के साथ राजा प्रसव गृह में गए और दरवाजे पर 2 मंगल घट रखे हुए थे और विष्णु का सहस्र नाम का जाप हो रहा था। उन्होंने प्रसव के कारण दुबली एवं पीली आकृति वाली विलासवती की गोद में स्थित महापुरुषों के लक्षणों से युक्त अपने पुत्र को देखा। माने जब पुत्र उत्पन्न हुआ, ज्योतिषियों ने जब मुहूर्त बताया कि महाराज इस समय आपको पुत्र का मुख देखना चाहिए, उसी शुभ घड़ी में राजा अपने पुत्र के मुख का दर्शन किया। स्थिर और निर्विमेष नेत्रों से उसकी शोभा को पाते हुए राजा अत्यधिक तृषित होकर पुत्र का मुख देखते हुए अत्यंत आनंदित हुए। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी की तरफ देखता है, उसी प्रकार टकटकी लगाए राजा बहुत देर तक अपने पुत्र के मुख को देखते रहे। अब देखिए आगे क्या होता है। उसी समय
जब राजा अपने पुत्र का मुख देख रहे थे तभी सुकनास की बड़ी पत्नी मनोरमा को भी पुत्र उत्पन्न हुआ। मंत्री सुकनास की जो पत्नी थी मनोरमा, उनको भी उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने अमृत वर्षा के समान उसके जन्म का समाचार सुनकर कहा, धन्य है। एक बार इनको पुत्र उत्पन्न हुआ, साथ ही मंत्री को जब पुत्र प्राप्त की सूचना राजा को मिली तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। कहा कि एक मंगल के बाद दूसरा मंगल आ गया, माने एक तो मंगल हुआ, मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ और मंत्री को भी पुत्र उत्पन्न हुआ, है दूसरा मंगल है। यह कहकर राजा ने सुकनास के महल में जाकर दूना उत्सव कराया। अपने पुत्र के उत्पन्न होने पर जो उत्सव मनाया था उसे दुगुना उत्सव मंत्री सुकनास के पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने कराया। दूसरे दिन सुकनास ने भी एक ब्राह्मण के लिए जो उचित क्रिया थी उसको करके ब्राह्मणों के अनुकूल अपने पुत्र का नाम वैशंपायन रखा। धीरे धीरे वैशंपायन के साथ ही चंद्रापीड़ का मुंडन आदि बाल संस्कार हुए और उन दोनों का बचपन बीता। राजा अपने पुत्र का नाम चंद्रापीड़ रखे और सुकनास ने अपने पुत्र का नाम वैशंपायन रखा। धीरे धीरे मुंडनादि काल संस्कार हुए, बाल संस्कार हुआ और दोनों का बचपन बीत गया। तब तारापीठ ने नगर के बाहर शिप्रा नदी के किनारे चूने से उजले चार दीवारी से घिरी हुई एक बहुत बड़ी पाठशाला बनाई। राजा ने चंद्रापीड़ और वैशंपायन को पढ़ने के लिए एक अलग से स्कूल ही बनवा डाला। उसने एक शुभ दिन वैशंपायन के साथ चंद्रापीड़ को आचार्यों से संपूर्ण विद्या सीखने के लिए भेज दिया। जब शुभ घड़ी आई तो चंद्रापीड़ और वैशंपायन दोनों लोगों को उस नए स्कूल जो राजा ने बनवाया था उसमें पढ़ने के लिए भेज दिया गया। राजा प्रतिदिन विलासवती के साथ वहाँ जाकर उस अपने पुत्र चंद्रापीड़ को देख लिया करते थे। चंद्रापीड़ ने भी थोड़े ही समय में योग्य शिष्य होने के कारण अपनी कुशलता प्रकट करने वाले उत्साह से भरे आचार्यों द्वारा बताई गई सभी विद्याएं ग्रहण कर ली। चंद्रापीड़ योग्य था, इसलिए थोड़े ही समय में आचार्यों ने जो ज्ञान दिया, जो विद्या बताई, सब चंद्रापीड़ ने सीख लिया। वह व्याकरण, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, राजनीति, व्यायाम विद्या, सभी हथियारों की विद्या, रथ हाँकने, हाथी की सवारी करने, घुड़सवारी करने, बीड़ा, बांसुरी आदि बाजों को बजाने, नृत्य विद्या, संगीत विद्या, पक्षियों की भाषा के ज्ञान, यंत्रों के प्रयोग, विष को दूर करने, सभी लिपियों एवं सभी देश की भाषाओं तथा दूसरी कलाओं में भी निपुणता प्राप्त कर ली। कहने का तात्पर्य है कि जितने ज्ञान विज्ञान की चीज़ें थी सब चंद्रापीड़ ने सीख लिया। उसमें सारे संसार को चकित कर देने वाली भीम जैसी स्वाभाविक बलवत्ता, शारीरिक बल भी उत्पन्न हो गया चंद्रापीड़ में। भीम के समान बलशाली हो गया। वह तलवार के एक ही वार से छोटे छोटे पेड़ों को काट गिराता था। एक ही तलवार से छोटे छोटे पेड़ को चंद्रापीड़ काट देता था। एकैकेन कृपाण प्रहारेण बाल तरुण मृणाल दंडानिव लुलाव। कहते हैं कि चंद्रापीड़ तलवार के एक ही वार से छोटे छोटे वृक्षों को कमल नाल के समान लेटा देता था, अर्थात काट देता था। 10 पुरुषों से उठाए जा सकने वाले लौह दंड से व्यायाम किया करता था। जितने 10 पुरुष उठा सकते हैं उतने वजन से चंद्रापीड़ व्यायाम करता था। शारीरिक शक्ति को छोड़कर
अन्य सभी कलाओं में वैशंपायन ने उसका अनुसरण किया। कहने का तात्पर्य है शारीरिक शक्ति को छोड़ दिया जाए तो जितने गुण चंद्रापीड़ ने सीखे थे वो सारे गुण भी सारे गुण वैशंपायन ने भी सीख लिया। वह चंद्रापीड़ का सभी प्रकार से विश्वास पात्र अभिन्न हृदय मित्र था। कौन? वैशंपायन, सुकनास मंत्री सुकनास का पुत्र, हर प्रकार से चंद्रापीड़ का विश्वास पात्र अभिन्न मित्र था। चंद्रापीड़ उसके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकता था, वैशंपायन भी उसे क्षण मात्र के लिए भी नहीं छोड़ता था। अर्थात दोनों में बहुत प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों साथ साथ पले बढ़े, साथ ही पढ़े, चंद्रापीड़ और वैशंपायन। अब इसके बाद धीरे धीरे अब आप देखें, अब चंद्रापीड़ के शारीरिक सौष्ठव को बता रहा है कवि कि युवावस्था में पहुंचते ही चंद्रापीड़ की सुंदरता दूनी होकर बढ़ने लगी। छाती चौड़ी हो गई, दोनों जांघें भर आई, कमर पतली हो गई, नितंब के हिस्से मोटे होकर फैल गए, दोनों भुजाएं लंबी हो गई, भुजाओं के सिरे भारी हो गए और स्वर में गंभीरता आ गई। कहने का तात्पर्य है एक युवावस्था में सब चीज़ें हो जो स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं, चंद्रापीड़ में भी हो गई थी। इस प्रकार क्रमशः युवावस्था में पहुँचते हुए संपूर्ण विद्याओं को सीखने वाले तथा आचार्यों से अनुमति प्राप्त कर चंद्रापीड़ को लाने के लिए राजा ने वलाहक नाम के सेनापति को भेजा। जब चंद्रापीड़ पूर्ण रूप में युवा हो गया, सभी विद्याएं सीख लिया, आचार्यों ने राजा को सूचना दी कि अब आप राजकुमार चंद्रापीड़ को यहाँ से ले जा सकते हैं। उनका विद्या का कार्यक्रम पूरा हुआ तो वलाहक नामक सेनापति को राजा चंद्रापीड़ को लाने के लिए भेजते हैं। वह वलाहक पाठशाला में जाकर तथा द्वारपालों से सूचना भेजकर भीतर पहुंचा और प्रणाम करके बोला, चंद्रापीड़ के पास जा करके बोला, हे कुमार, हे राजकुमार, राजा ने आदेश दिया है कि हम लोगों की अभिलाषाएं पूरी हो गई। आपने सभी शास्त्रों को पढ़ लिया, आचार्यों ने आपको यहाँ से जाने की अनुमति दे दी है। इस विद्या भवन में रहते हुए 10वां साल है और 6 वर्ष की आयु में आप यहाँ आए हुए थे। इस प्रकार कुल मिलाकर आप 16 वर्ष के हो गए हैं। कहने का तात्पर्य 6 वर्ष की अवस्था में आप इस विद्यालय में प्रवेश किए थे और आपका ये 10वां वर्ष चल रहा है। कुल मिलाकर के आप 16 वर्ष के हो गए हैं, इसलिए आप यहाँ से चलकर राज्य सुख का उपभोग करें। राजा का संदेश वलाहक जो सेनापति था चंद्रापीड़ को सुनाता है। इसके बाद और आगे वलाहक कहता है कि आपके लिए महाराजा द्वारा भेजा हुआ 3 लोकों में एक रत्न के समान इंद्रायुध नाम का एक घोड़ा द्वार पर खड़ा है। वलाहक चंद्रापीड़ को इंद्रायुध नाम का एक घोड़ा प्रस्तुत करता है जो महाराज तारापीड़ ने भेजा है। महाराज ने यह संदेश भेजा है कि समुद्र के जल से उत्पन्न अयोनिज जो योनिज नहीं, समुद्र के जल से सीधे उत्पन्न हुआ है, एवं महाराज की सवारी के योग्य इस श्रेष्ठ घोड़े को मैंने पारस अर्थात फारस देश के राजा से प्राप्त किया है। माने कि वो वलाहक बताता है कि महाराज तारापीड़ ने इस घोड़े को फारस देश के राजा से प्राप्त किया है, इसलिए यह अयोनिज है, यह समुद्र से प्राप्त हुआ है। इसलिए इस पर सवारी करके हमें अनुग्रहित करें, ऐसा वलाहक बोलता है। ऐसा कहकर वलाहक के चुप हो जाने पर चंद्रापीड़ ने पिता की आज्ञा सिर पर धारण करके जाने की इच्छा से सभी लक्षणों से युक्त बहुत बड़ी आकृति वाले इंद्रायुध को देखा। अब चंद्रापीड़ ने पिता की आज्ञा से इसे धारण कर लिया। जाने की इच्छा से सभी लक्षणों से युक्त बहुत बड़ा जिसका स्वरूप था, ऐसे इंद्रायुध नाम के घोड़े को चंद्रापीड़ ने देखा।
सामान्य घोड़ों की आकृति से विशेष आकृति रखने वाले तथा पहले कभी न देखे हुए उस घोड़े को देखकर चंद्रापीड़ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। ये जो इंद्रायुध था, अभी तक ऐसा घोड़ा चंद्रापीड़ ने इसके पहले नहीं देखा था। उसको देखकर चंद्रापीड़ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि अत्यंत तेजस्विता एवं शक्ति के कारण इसकी आकृति देवता अधिष्ठित सी प्रतीत हो रही है। चंद्रापीड़ को लगा कि जैसे लग रहा है कि कोई देवता इस घोड़े के रूप में प्रकट हुआ है, तो जो सचमुच इस पर सवारी करने में मुझे संकित कर रहा है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी घोड़े पर बैठे। देवता लोग भी साप के कारण अन्य शरीर धारण करते ही हैं। निश्चय ही यह महात्मा किसी साप ने ग्रस्त हुआ है। मेरा मन इसकी दिव्यता को बतला रहा है। चंद्रापीड़ कहता है कि निश्चय ही साप बस यह जो है कोई देवता है, घोड़े के रूप में आ गया है और यही उसका स्वरूप देखकर उसे शंका हो रही कि मैं इस पर सवारी कैसे करूं। ऐसा विचार करता हुआ वह उस घोड़े पर सवार होने की इच्छा से उसके पास जाकर बोला, घोड़े से बोलता है चंद्रापीड़, हे महात्मा घोड़े, आप चाहे जो हो, आपको नमस्कार है। सवारी करने के मेरे इस दोष को आप क्षमा करें। दोष को आप क्षमा करें। फिर ऐसा कहकर उसे सवारी के लिए निमंत्रित किया। मैं सवारी करने के लिए अपने पास निमंत्रण दिया चंद्रापीड़ ने। उसके अभिप्राय को समझ जाने वाले इंद्रायुध ने उसे तिरछी निगाहों से देखा चंद्रापीड़ को और हिनहिनाने की आवाज़ के हिनहिनाया, अर्थात उसने अपने ऊपर सवारी करने की अनुमति दी। इस मधुर हिनहिनाहट से मानो उसने सवारी करने की आज्ञा दे दी चंद्रापीड़ को। चंद्रापीड़ ने इंद्रायुध पर सवार होकर प्रस्थान किया। दूसरे घोड़े पर सवार वैशंपायन भी उसके पीछे पीछे चला। उत्सुकता से पूर्ण नागरिकों के प्रणाम को स्वीकार करता हुआ 10 साल बाद पढ़ करके चंद्रापीड़ लौटा हुआ है। तो राजा के नगर में जब प्रवेश करता है अपने नगर में, तो वो उत्सुकता से भरे हुए नागरिकों के प्रणाम को स्वीकार करता हुआ वह राजमहल के द्वार पर पहुंचकर घोड़े से उतर पड़ा चंद्रापीड़, और वह वैशंपायन का हाथ पकड़े हुए विनम्रता के साथ आगे आगे चलने वाले वलाहक द्वारा बताए गए मार्ग से 7 देवढ़ियों को पार करके उसने हंस के समान उजली सैया पर बैठे हुए अपने पिता को देखा। चंद्रापीड़ जब वहाँ जाता है, राजमहल पर पहुँचता है, तो बाहर ही घोड़े से उतर पड़ता है और वैशंपायन का हाथ पकड़कर बड़े विनम्रता के साथ वलाहक के द्वारा बताए हुए मार्ग से 7 देवढ़ियों 7 फाटक उसके महल में लगे हैं, उनको पार करके महल के अंदर जाता है, जहाँ देखता उसके पिता तारापीड़ एक उजली सैया पर बैठे हुए हैं। सैया पर मानो श्वेत चादर बिछी हुई है, उसी पर बैठे हुए हैं। इसके बाद उसे देखकर दूर ही से झुके हुए सिर से प्रणाम किया। चंद्रापीड़ ने जब अपने पिता को देखा तो दूर ही से अपने पिता को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तारापीड़ ने आओ आओ कहते हुए दूर से ही अपनी भुजाएं फैलाकर उसे दृढ़ता के साथ हृदय से लगा लिए। दूर से ही राजा ने आओ आओ यह कहते अपनी भुजाएं फैलाकर कसकर चंद्रापीड़ को हृदय से लगा लिया। आलिंगन से छूटा हुआ चंद्रापीड़ पिता के चरणों के पास पृथ्वी पर ही बैठ गया। जब राजा के आलिंगन से गले लग कर के चंद्रापीड़ मुक्त हुआ तो अपने पिता तारापीड़ के चरणों के पास ही धरती पर पृथ्वी पर बैठ गया। थोड़ी देर ठहर कर और पिता से विदा होकर वह माँ बिलासवती के पास गया और प्रणाम करके वैशंपायन के साथ सुकनास को देखने के लिए चल दिया। माँ बिलासवती को प्रणाम किया। उसके बाद मंत्री जो सुकनास थे अपने मित्र वैशंपायन के साथ, सुकनास के पुत्र वैशंपायन के साथ मंत्री को देखने के लिए चला गया। दरवाजे पर ही घोड़े को रोककर बड़ी विनम्रता के साथ महल में जाकर उसने दूर से झुके हुए सिर से सुकनास को प्रणाम किया। चंद्रापीड़
महल के बाहर ही घोड़े से उतर पड़ा और विनम्रता के साथ सिर झुकाकर सुकनास मंत्री सुकनास को प्रणाम किया। सुकनास ने झटके से उठकर उसे गले से लगा लिया, चंद्रापीठ को गले लगा लिया। चंद्रापीठ आदर के साथ दिए गए आशीर्वादों से सत्कृत होकर अपने महल में चला आया और स्नान आदि कार्य करके उस दिन को व्यतीत किया। सुकनास के यहाँ से विदा होकर अपने महल में आया, स्नान आदि कार्य संपन्न किया और उसी प्रकार पूरा दिन को अपने महल में ही बिताया। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल कैलाश नाम का रनिवास का एक अधिकारी लाल कपड़े का घूंघट डाले हुए अपने पीछे पीछे आने वाली अत्यंत गंभीर आकृति की कन्या के साथ चंद्रापीठ के पास आकर बोला। कहने का तात्पर्य है कि दूसरे दिन प्रातः जैसे सुबह होती तभी कैलाश नाम का एक रनिवास अंतःपुर में रहने वाला एक कैलाश नाम का जो अधिकारी है वह अपने साथ एक कन्या को ले आता है जो लाल कपड़े का घूंघट बनाए हुए है और वह चंद्रापीठ के पास आ करके कैलाश बोला, कुमार महादेवी ने आज्ञा दी है, महादेवी विलासवती ने आज्ञा दी है, महाराज ने कुलूत देश को जीतकर उस देश के राजा की पुत्री पत्रलेखा को कैदियों के साथ यहीं लाकर रनिवास की सेविकाओं के बीच नियुक्त कर दिया था। वह महारानी का संदेश सुनाता है कि महारानी ने आज्ञा दी है कि महाराज तारापीठ ने कुलूत देश को जीता और उस देश के जो राजा थे उनकी पुत्री पत्रलेखा को बंदी बनाकर यहाँ ले आया और रनिवास में सेविकाओं के बीच में रख दिया। उसे अनाथ राजपुत्री जानकर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम हो गया। रानी बताती हैं, मैंने उसे अपनी पुत्री के समान पाल पोस कर बड़ा किया। ये सब चीज़ विलासवती ने कैलाश के मुख से कहलवाया है, बड़ा किया। अब यह पान दान का डब्बा लेकर चलने वाली तुम्हारी योग्य सेविका बने ऐसा सोचकर भेजा है। कहने का तात्पर्य पहले पान खाने का बहुत चलन था, राजकुमार भी पान खाता था। रानी ने कहा कि यह जो अब हो गई है, जो पत्रलेखा इतनी बड़ी हो गई है कि राजकुमार का पान का डिब्बा साथ लेकर रह सकती है, आवश्यकता अनुसार उन्हें पान खिला सकती है। मानी इतनी समझदार हो गई कि अब राजकुमार को पानदान लेकर उनके साथ चल सकती है। तो अब यह आपकी पान डब्बा लेकर चलने वाली योग्य सेविका बने ऐसा सोचकर मैंने आपके पास भेजा है, ऐसा रानी का संदेश कैलाश सुनाता है। कहते आयुष्मान उसके प्रति साधारण सेविका की दृष्टि न रखें और अपनी भावनाओं के समान ही इसे भी चंचलता से रोकें। तो रानी ने यह भी कहा है कि हे आयुष्मान चिरंजीवी पुत्र, इसको आप साधारण नौकरानी न समझें। जैसे आप अपनी भावनाओं को रोकते हैं, बस में करते हैं, इसकी भी भावनाओं को, इसकी भी चंचलता को आपको रोकना होगा। इसे अपनी शिष्या के समान देखें, सेविका नहीं बल्कि शिष्या के समान देखें। राजकुमार इसके शील स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए संदेश भेजा जा रहा है। रानी ने कहा कि आप इसके शील और स्वभाव के विषय में नहीं जानते, इसीलिए संदेश भेजने की आवश्यकता महसूस की गई। सर्वदा ऐसा प्रयत्न करें जिससे बहुत दिनों तक यह आपकी योग्य सेविका बनी रहे। ऐसा कहकर कैलाश के चुप हो जाने पर चंद्रापीठ ने कहा कि माँ की जैसी आज्ञा। यह कहकर उसने कैलाश को भेज दिया। उसी समय से सेवा का आनंद प्राप्त कर लेने वाली पत्रलेखा ने राजपुत्र का साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा चंद्रापीठ के साथ रही। आप ध्यान दें कि मूल माने जो कथा है, तोता राजा शूद्रक को सुना रहा है, लेकिन तोता स्वयं यह कथा महर्षि जाबाल के मुख से सुनी हुई है। इसके बाद एवं अब यहाँ तक जब पत्रलेखा चंद्रापीठ के पास आ गई है
सेविका के रूप में, पान दान लेकर चलने वाली सेविका के रूप में। यहाँ तक आज कथा का दूसरा भाग समाप्त होता है। अब इसके बाद आगे की कथा हम तीसरे भाग में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।